everyone, welcome to my channel. Today in the concept we will talk about the bailment which is under the Indian Contract Act 1872. आज हम बात करेंगे बेली की डेफिनेशन के बारे में, टाइप्स क्या होते हैं और ड्यूटीज एंड राइट्स क्या हैं एक बेली के और एक ड्यूटीज एंड राइट्स बेलर के क्या हैं, इनका आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है. लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन. व्हाट इज बेली? A bailey is an individual who is also called as a custodian. वो किसी भी चीज का एक कस्टोडियन है जो कि उसकी अपनी खुद की नहीं है और पर उसे एक टेम्पररी गेन है उसके पोजीशन में. He does not have an ownership of any good or any property and he is entrusted with the possession of the good or property by another individual who is known as the bailor. एक टाइप का कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है जो कि किसी रिसीट के द्वारा उसे बनाया जाता है और वो बेली जो है वो अपने पास रखेगा बट वो एक्चुअल उसका ओनर नहीं है. दिस मीन्स दैट द बेलर इज स्टिल अ राइटफुल ओनर इवन व्हाइल द गुड्स आर इन द बेलीज पोजेशन. हाउएवर द बेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टी फॉर इट्स सेफ कीपिंग. उसकी सेफ कीपिंग के लिए, उसके रिटर्न करने के लिए उसको उस चीज को ये किसके पास रहेगा? बेली के पास एक फुल राइट है. द बेली इज टिपिकली नॉट एंटाइटल्ड टू यूज दिस गुड्स और प्रॉपर्टी. अ बेली फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और इट कैन बी अपॉइंटेड टू मैनेज द रेंटल प्रॉपर्टी इन द ओनर्स एब्सेंस. जब तक ओनर का एब्सेंस है वो उसे यूज कर सकता है, उसे अपने पास रख सकता है बट उसको वो यूज नहीं कर सकता. राइट. The bailey ensures the assets are kept in safe until the owner of these assets is able to resume management. जब तक कि वो जो बेलर है वो उसको ना बोले और जब तक उसे वो वापस ना करे तब तक वो उसका एक राइटफुल ओनर है बट ही कैन नॉट यूज देम एंड कैन नॉट यूज देम एट एनी टाइम फॉर हिज पर्सनल रीजंस. रीजनेबल केयर जो होगा he should take must care of that. The bailey ensures the assets are kept safe until the owner of these assets is able to resume management and cannot use them at any time of personal reasons. Reasonable care उसे रखनी पड़ेगी और the bailey is expected to take reasonable care even if there is no fee involved. कोई फीस है involved या नहीं है बट उसे एक टेक केयर करनी पड़ेगी. The bailey must therefore return the goods to the bearer as they were just kept. उसको कोई डैमेज नहीं करना है और अगर वो डैमेज हुआ तो जो बेलर है वो एक सू भी कर सकता है कि वो उसका एक इफ ही कैन प्रूव द बेली डिड नॉट यूज रीजनेबल केयर ड्यूरिंग द बेलमेंट. कीवर्ड्स इसके रिमेंबर क्या होते हैं अगर हम करें तो बेली के पास एक टेम्पररी गेन मतलब वो रख सकता है, उससे जो लाभ होगा वो ले सकता है बट वो एक ओनरशिप उसके पास नहीं है. सेकेंड है द बेली रिलेशन टू द बेलर हु हैंड्स ओवर द प्रॉपर्टी इज एस्टैब्लिश्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट. और जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है उन दोनों के बीच में वो उसको हम कहते हैं बेलमेंट. बेली इंक्लूड कोर्ट चेक अटेंडेंट्स, वैले कार सर्विसेज, बैंक्स, ज्वेलर्स और ड्राई क्लीनर्स. और बेली जो है इट एग्ज्यूम्स अ लीगल fiduciary responsibility to safeguard the bailor's property while under their care. उसको पूरा उसकी टेक केयर करनी पड़ती है. अब इसको सेक्शन 148 में बेलमेंट के द्वारा डिफाइन किया गया है कि बेलमेंट क्या होती है. तो बेलर और बेली का डिफाइन करते हैं. तो बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर. जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है उसके गुड्स को उसको कुछ टाइम के लिए रखने के लिए और उसको ये है कि उसे रिटर्न करना है तो उसे हम कहते हैं बेलमेंट. जो पर्सन डिलीवर करता है उसे हम कहते हैं बेलर और जो जिसके पास उसका पोजीशन होगा फॉर द टाइम बीइंग उसको हम कहेंगे बेली. अ बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस. उसने किसी पर्पस की वजह से उसको रखा हुआ है और वो पर्पस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में उसने मेंशन किया हुआ है और उसे वो डिलीवर करना है वापस जब उसका वो ओनरशिप का टाइम खत्म हो जाता है. तो जो मेन ओनर है वो होगा बेली और जिसके पास वो टेम्परेरी उसको रखा हुआ है उसको हम कहते हैं बेली.
एक्सप्लेनेशंस में देखें तो इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट टू होल्ड देम एज अ बेली। सेक्शन 148 में जैसे मैंने बताया आपको कि उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 में एक बेलमेंट है, उसको डिफाइन किया गया है कि बेलमेंट जो है वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है वेयर वन पर्सन डिलीवर्स द गुड टू अनदर फॉर सम पर्पस। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज नोन एज द बेलर, और जिसके पास वो होता है उसको हम कहते हैं बेली। टाइप्स में अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेली और बेलमेंट्स हैं। डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें तो जैसे बैंक में हमने सेफ्टी डिपॉजिट में कुछ सामान रखा हुआ है तो वेयर अ कस्टमर कैन स्टोर वैल्यू आइटम्स, अ बेली में प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ और प्रोटेक्ट और बेलर्स प्रॉपर्टी। अब बैंक जो होता है वो एक आपको एक बोलता है कि ठीक है हम आप इसकी प्रॉपर्टी को रखेंगे। अब जैसे आपने कोट टांगा किसी बार में जाकर के, रेस्टोरेंट में जाकर के, तो वो हो गया बेली। अ बेली में प्रोवाइड अ फ्री सर्विस फॉर टेकिंग पोजीशन ऑफ दैट एसेट। थर्ड है जैसे आपने एक वर्कर गाड़ी दी किसी मेंटेनेंस को करने के लिए किसी वर्कशॉप में, तो जब टाइम पीरियड के लिए वो देता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हो गया। चौथा अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे ड्राई क्लीनर होता है, उसको आपने कपड़े ड्राई क्लीन करने को दिए हुए हैं तो उस टाइम पे उसका पोजीशन है तो वो उसको हम एक टाइप का बेली कह सकते हैं। अब बेली की अगर हम लायबिलिटी बोलें तो क्या है? व्हेन द बेली takes possession of any piece of property, they assume the legal and fiduciary responsibility for its safekeeping. ये नहीं कि उसको ऐसे इधर उधर फेंक दिया, उसका मिसयूज किया, तो वो नहीं होगा, वो बेली की ड्यूटी नहीं है। A bailier has not reclaimed the items in question and has made no attempt to do so. The bailier should take them, make every attempt possible to ensure the property is returned. सारी अब उसने दे दिया और अगर बेलर ने उसको लेने के लिए वो नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी हो गई, वो उसको प्रॉपर उसको ढूंढना चाहिए कि वो क्या है, क्या पर्पस है, वाई दिस बेलर इज नॉट कमिंग, तो वो उसको पूरा पता करना चाहिए और ये इसकी बेली की एक लायबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम ड्यूटीज के बारे में बात करें तो बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। जैसे हमने आपको बताया एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ड्यूटीज में प्रॉपर केयर उसको रखनी पड़ेगी बेली को, और इसको हमने 158 सेक्शन में बताया है। इज द ड्यूटी ऑफ अ बेली टू टेक केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम। अ बेली शुड टेक केयर ऑफ गुड्स, ठीक है, उसकी वैल्यू की, क्वालिटी की, क्वांटिटी की। Thus, if the bailey takes due care of goods, then he will not be able to for liable for any loss. अगर उसने प्रॉपर केयर करी है तो वो, और अगर लॉस हो गया है तो वो उसका लायबल नहीं है। कौन नहीं है लायबल? बेली इज नॉट लायबल टू हैव दैट, मीन्स ही शुड नॉट बी एबल टू से कि भाई तेरी वजह से ये हुआ। डेटोरेशन ऑफ सच गुड्स नहीं होने चाहिए। ऑल्सो द बेली नीड्स टू टेक सेम डिग्री ऑफ केयर ऑफ गुड्स वेयर देयर द बेलमेंट इज फॉर रिवार्ड और ग्रेटिट्यूड। सेम अगर उसको पैसे मिल रहे हैं तो भी वो उसका उतना टेक केयर करे, अगर उसे नहीं मिल रहे हैं और वो एक जेस्चर के रूप में रख रहा है उसको, तो भी उसको प्रॉपर केयर करनी चाहिए। However, the bailey is not liable to of any loss due to happening of any act of by God or public enemy. अब जैसे कुछ फ्लड आ गया या कुछ अर्थक्वेक हो गया और वो जो गुड्स हैं वो टेक केयर नहीं कर पाया, तो वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली की नहीं है। अब सेकंड है, he should not be able to make unauthorized use. ये हम सेक्शन 153 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही हमने इसमें देखा है कि बेली shall not make any unauthorized use of the goods billed to him. In case he makes unauthorized use, then जो बेलर है वो टर्मिनेट कर सकता है अपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस बेलमेंट को। बेलर कैन यूज क्लेम ऑफ डैमेज। अगर बेलर जो है उसको ये लगा कि इसने जो है बेली ने ये टेक केयर नहीं किया है और इसका अनऑथराइज्ड यूज कर रहा है, तो सेक्शन 154 के अंतर्गत वो उसमें एक केस भी दायर कर सकता है। कीप्स गुड्स सेपरेट, उसके अपने गुड्स हैं और उनके गुड्स हैं, दो सेम हैं तो उनको वो उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। बेलर ऑल्सो हैज एन इंटरेस्ट इन दी मिक्सचर, हैज एन इंटरेस्ट इन दी मिक्सचर। इसका मतलब क्या है? इफ द गुड्स कैन बी सेपरेटेड और डिवाइडेड,
The property and the goods remain with both the parties, but the bailee bears the expense or of separation of any damage arising from the mixture. अब जैसे दो चीज़ों का मिक्सचर है और उसने उसको यूज़ करा है, तो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको सेपरेट करके वो रखे. If it is not possible to separate the goods, the bailee shall compensate the bailier for the loss of the goods. अब बेली को उसके लॉस हुआ है तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा. Not set adverse title. A bailman must not set an adverse title of the goods bailed. सही है. फिफ्थ है, he should return the goods. उसको रिटर्न करना पड़ेगा और करना चाहिए उसको जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. अगर वो उसे नहीं मिलता है तो विदाउट एनी नेग्लिजेंस उसको ढूंढना चाहिए और उसको बेलर को वापस करना चाहिए. रिटर्न इंक्रीज और प्रॉफिट. अगर रिटर्न इंक्रीज हुआ उसके प्रॉफिट में तो वो उसको रिटर्न करना चाहिए. इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अगर एक हैन है वो उसकी कस्टडी में है और उसको एग्स वो डिलीवर करती है तो उसको वापस बेलर को देने चाहिए. ठीक है. अब इसके अगर हम राइट्स की बात करें तो राइट्स क्या है बेली के? राइट टू कंपनसेशन. बेली हैज ए राइट टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द बेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डैमेज डन टू हिम बाय द एक्ट ऑफ द बेलर. अगर कोई डैमेज किया है उसने तो उसका कंपनसेशन करने का राइट है. राइट टू एक्सपेंस और रिन्यूमरेशन. बेलर इज बाउंड टू रिपे ऑल द एक्सपेंसेस which were incurred by him for the work done by the goods received by the bailment. उसको पूरा राइट है कि वो एक्सपेंसेस को उससे और रेन्यूमरेशन को उससे वापस ले. राइट ऑफ लियान. इफ द बेली चार्जेस आर नॉट पेड बाय द बेलर ही हैज द राइट टू रिटेन द गुड्स. अब उसने कुछ बोला था कि भैया मैं इतना सामान रख रहा हूँ और तुमने इसके पैसे देने हैं, और अगर वो उसको नहीं देता है उतने पैसे तो उसका एक राइट है कि वो उसको क्लेम करे कि हाँ भाई ये आप मेरा राइट है और मुझे इतने पैसे आपसे चाहिए. एक है जैसे इसमें हमने आगे देखा है, सो द राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी ऑन विच द चार्जेस आर ड्यू इज कॉल्ड द राइट टू लियान. The Supreme Court cited the following passage from the Halber's Law of England as per the nature of this right. इसके तरीके से एक इंग्लैंड में एक हेल्बर्स लॉ ऑफ इंग्लैंड ये बना हुआ है. ड्यूटीज ऑफ बेलर. अब बेलर की भी तो कुछ ड्यूटीज होंगी, तो बेलर की जो ड्यूटी है वो इस तरह से है. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ बेलर टू डिस्क्लोज ऑल फॉल्ट्स. जब वो बेली को देता है अपना सामान को रखने के लिए तो जो भी उसके फॉल्ट्स हैं वो उसको डिस्क्राइब करने चाहिए. ये नहीं कि उसको डिस्क्लोज करके उसने रख दिया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसको दे दी और वो जो है बेली जो है वो सफ़र करे इन गुड्स को रखने के लिए, उसको लॉस हो जाए. ऑल्सो द बेलर इज अंडर द ड्यूटी टू पे द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बेली फॉर सच बेलमेंट. जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो ड्यूटी ऑफ बेलर की बनती है कि वो उसको वापस करे बेली को. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू एक्सेप्ट द गुड्स आफ्टर द पर्पज ऑफ विच सच गुड्स आर बेल्ड इज अकम्प्लिश्ड. अब ये नहीं कि आप रखे हैं अपने सामान और आपने एक निर्धारित टाइम पे रखा है पर आप उस टाइम के बाद भी उसको नहीं ले रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट. वो उसकी ड्यूटी है बेलर की कि उन चीज़ों को वापस ले. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर द कॉस्ट. जो उसको रखने में उसको इनकर्ड हुई है तो बेलर की ड्यूटी होती है कि वो उसको बेली को पैसे दे. राइट्स ऑफ द बेलर में अगर हम बात करें तो राइट टू क्लेम कंपनसेशन अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स. उसने अब कोई सामान दिया हुआ है उसको रखने के लिए, पर वो जो बेली है वो उसका अनऑथराइज्ड यूज़ कर रहा है, तो ये क्लेम करेगा आप अपने कंपनसेशन के लिए कि इसने मेरी चीज़ का अनऑथराइज्ड यूज़ किया है. टू क्लेम कंपनसेशन, ये इसका फुल राइट है कि वो अपने कंपनसेशन को अगर नेग्लिजेंस किया है बेली ने या कोई मिसकंडक्ट किया है तो उसका पूरा का पूरा वो क्लेम कर सकता है और कंपनसेशन जो है वो बेलर ले सकता है. राइट टू डिमांड द रिटर्न ऑफ द गुड्स. उसका एक राइट है कि वो अगर उसने बेली ने नहीं दिया है कोई सामान उसको, तो उसको जब एक्सपायरी हो चुकी है बेलमेंट पीरियड की और उसको वापस नहीं कर रहा है तो इसकी ड्यूटी बनती है कि वो, उसका ये राइट है कि बेलर का कि वो अब उनसे वापस ले. राइट टू एनफोर्स बेलीज परफॉर्मेंस. द बेलर डिलीवर हिज गुड्स टू द बेली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस
एंड इन दिस केस ऑफ द नॉन ग्रेटुइटस बेलमेंट, अगर उसने मतलब पैसे नहीं लिए, नॉन ग्रेटुइटस बेल, अगर उसने पैसे लिए तो भी उसको वापस करना है, और अगर नॉन ग्रेटुइटस लिए, कोई पैसे नहीं लिए उसने, तो बेलर का राइट है कि वो उस पर्पस को पूरा होने के बाद, उसके बेनिफिट्स को लेने के बाद, और दोनों को वो बेनिफिट्स भी ले सके और उसका पर्पस भी सॉल्व हो जाए थ्रू द सेम। अब इसमें अगर हम केस लॉ की देखें तो एक अर्जन वर्सेस निकोलस का केस है। फैक्ट ये था उसके केस में कि जो प्लेंटिव था वेंट टू द डिफेंडेड रेस्टोरेंट फॉर द पर्पस ऑफ डाइनिंग देयर, वो खाना खाने वहाँ गया। व्हेन द प्लेंटिव एंटर्ड द रेस्टोरेंट, अ वेटर टुक द प्लेंटिव्स कोट, उसने कोट उसका ले लिया विदाउट रिक्वेस्टिंग हिम टू डू सो, उसने उसको बोला नहीं था कि बे तू ले, पर उसने उसको हंग किया और उसने अब उसको उसने उसके पास जहाँ वो खाना खा रहा था वहाँ हंग कर दिया और उसने उसके पीछे रख दिया। व्हेन द प्लेंटिव वांटेड टू लीव ही फाउंड दैट द कोट हैड बीन लॉस्ट, तो इसका जो प्लेंटिव था जब वो बंदा जाने लगा खाना खाने के बाद, तो उसका कोट जो था वहाँ पे लॉस हो गया था। तो इसमें जजमेंट जो केस थी वो ये थी कि इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट द सर्वेंट वाज द बेली ऑफ द कोर्ट and had the possession of the same, so he has a liable to compensate for the losses done to the plaintiff which was due to his negligence। अब उसकी negligence थी, या तो वो लेता नहीं, अब उसने लिया है तो उसका negligence नहीं करना और उसको उसका compensation देना पड़ा। सेकंड केस है सुंदरलाल वर्सेस राम स्वरूप का। इसमें क्या हुआ था कि वुड शॉप थी, उसको उसने हायर किया अंडर रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है, एंड द शॉप ही रिटर्न इन द सेम कंडीशन एंड हायरर वुड बी लायबल फॉर एनी लॉस, ठीक है जी, कि जिसने उसको हायर किया है वो लॉस के लिए वो लायबल होगा। द शो, और जो इस दौरान क्या हुआ, जो एक मॉब आया और उसने कम्युनल राइट्स हुए थे और जो शॉप थी वो जला दी उन्होंने। तो जजमेंट में जो केस का जजमेंट हुआ तो ये हुआ कि कोर्ट हेल्ड दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द शॉप वाज डन नॉट बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस बट ही वॉज नॉट लाइबल टू कंपनसेट द प्लेंटिव। अब उसको लाइबल नहीं माना गया बिकॉज ये नेग्लिजेंस नहीं था, वो तो मॉब आया और उसने उस पर आग लगा दी, तो इसमें उसको कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। किसको? बेली को कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। अब एक और केस लॉ है इसमें, ताजमहल होटल का, जो यूनाइटेड इंश्योरेंस का अभी हाल का ही है 2019 का। इसमें क्या फैक्ट्स थे इन दिस केस? 1 अगस्त 1998 में मारुति सुजुकी जेन जो थी वो पार्क हुई रिस्पोंडेंट के होटल में, ठीक है, एंड द ओनर गेव द कार टू द वैले पार्किंग, ठीक है जी। व्हेन द ओनर रिटर्न टू गेट हिज कार ही लर्न दैट द कार वाज स्टोलन। अब कंप्लेंट अगेंस्ट दायर कर दी गई कि भाई इन्होंने जो है वो थीफ वाज लॉस्ट बट द कार वाज नोवेयर टू बी फाउंड, ठीक है जी। उसने एक बार वो कर दिया कि भैया मेरी कार चोरी हो गई है, और ये उसने सारा का सारा जो है वो जो होटल था उसके ऊपर डाल दिया। तो प्लेंटिव कंपनी वाज, जो कंपनी थी उसको 2,80,000 रुपीज़ देने पड़े थे कार ओनर को इन ऑर्डर टू सेटल द इंश्योरेंस क्लेम बाय हिम। द प्लेंटिव कंपनी सूड द रेस्पोंडेंट होटल फॉर नेग्लिजेंस। अब उनका नेग्लिजेंस था तो इसलिए जो कंपनी थी उसने उसको सू कर दिया और 2,80,000 रुपीज़ जो थे वो इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़े। इश्यूज इन्वॉल्व इन केस क्या था? वेदर दिस वॉज द केस ऑफ बेलमेंट, वॉज द होटल लायबल फॉर नेग्लिजेंस अंडर द लॉ ऑफ बेलमेंट, वॉज द कार ओनर एलिजिबल टू कंपनसेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन बिटवीन बोथ द पार्टीज। तो जजमेंट क्या हुआ, उसने मतलब उसको बोला था कि 2,80,000 आपने देने हैं। जजमेंट क्या है अब इसका? It was held by the Supreme Court that the theft of the car was a result of the respondent's negligence and the respondent would be liable. The Supreme Court stated that the respondent cannot exclude its liability for negligence toward the vehicle parked in the respondent parking. The consideration in this would be free parking to the customer for using the respondent services. It can be inferred that if the general rule of the bailment is applied, the bailee मतलब होटल जो है विल बी लाइबल इफ देयर इज अ लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, ठीक है जी। तो इसका जो कंपनसेशन था वो इंश्योरेंस कंपनी को ना देते हुए होटल को देना पड़ा, क्योंकि होटल की नेग्लिजेंस थी, जो कार जो पार्क थी वो वहाँ से चोरी हो गई। एक और केस है जो अतुल मेहरा वर्सेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है 2002 का। इसमें क्या फैक्ट थे
कि द प्लेंटिफ हैड हायर्ड अ लॉकर, ठीक है, उसने एक बैंक में लॉकर को हायर किया 1986 में. स्ट्रॉन्ग रूम इन द बैंक वॉज ब्रोकन इनटू द मिसकरेंट्स एंड द कंटेंट्स ऑफ द लॉकर वर स्टोलन. प्लेंटिफ क्लेम दैट ज्वेलरी वर्थ और रुपीज 4,26,160 की उसने डिपॉजिट करी है. 9 जनवरी 1989 को एक एफआईआर को फाइल कर दिया गया. द प्लेंटिफ पॉइंटेड आउट दैट द लॉस वाज ड्यू टू द नेग्लिजेंस एंड मिसकंडक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट. Also, it was alleged that the strong room was not made for adequate material could be easily broken. उसने ये कहा कि बैंक का नेग्लिजेंस है और जो इसलिए ये मेरे इसमें चोरी हुई. और दूसरा उसने ये भी कहा कि जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया हुआ था वो उसका जो मटेरियल था वो ठीक नहीं था. तो इसमें अब क्या इश्यूज आए थे कि वेदर द लॉस वाज सफर ड्यू टू मिसकंडक्ट एंड नेग्लिजेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट, मतलब बैंक की वजह से हुआ. अब बैंक जो है क्या उसको लायबल होगा पे करने के लिए लॉसेस का, या रिलेशनशिप जो है प्लेंटिफ और रिस्पोंडेंट में किसका होगा. एक और था इसमें इशू कि वुड द रिलेशनशिप बिटवीन प्लेंटिफ एंड द रिस्पोंडेंट फॉल विद इन द प्रिव्यू ऑफ बेलमेंट. बेलमेंट में आता भी है ये सेक्शन 148 में कि नहीं. तो जजमेंट में ये कहा गया कि इट वाज हेल्ड दैट द एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ द गुड्स इन सैनेक्योर, मतलब एक्सट्रीमली एसेंशियल थी ये इन द केस ऑफ बेलमेंट. Therefore, mere hiring of locker would not constitute bailment. सिर्फ एक हायर कर लिया आपने तो ये बेलमेंट नहीं है. It was also stated that the reasonable care and damage could come into question when the bailee is made aware of the contents of the locker and exclusive possession of the same is given to the bailee. Here, neither was done and hence the judgment was in the favor of bank. उसने अब ये बैंक के फेवर में आया क्योंकि एक तो उसको पता नहीं था क्या है, दूसरा उसने प्रॉपर केयर किया हुआ था, रीजनेबल केयर लिया था उसने, तो जो बैंक था उसके ऊपर कोई भी उसके ऊपर फेवर में आई कि उसने इट इज़ नॉट एनी लायबल टू पे. तो इसका कंक्लूजन अगर हम बात करें तो सेक्शन 148 में बेलमेंट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस, और पर्पस भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, और जब ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा तो इस बंदे को वापस भी करना पड़ेगा, बेली को वापस भी करना पड़ेगा. इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट टू होल्ड देम एज अ बेली, ही देयरबाय बिकम्स द बेली एंड द ओनर बिकम्स द बेलर एंड हैव बीन डिलीवर्ड इन द बाय वे ऑफ बेलमेंट. और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम बेलमेंट कहते हैं, बेली और बेलर के कॉन्ट्रैक्ट को. बेलमेंट रेफर्स टू द वॉलंटरी डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स. वॉलंटरी डिलीवर किए हुए हैं. असाइड फ्रॉम दैट सच डिलीवरी इज ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड के लिए है और एक वॉलंटरी इसको डिलीवर किया हुआ है. देयर फॉर्मर और मॉडिफाइड फॉर्म और ट्राई टू गेट रीड ऑफ देम इन अकॉर्डेंस विद द बेलर्स रिकमेंडेशन. द बेलर्स राइट एंड ड्यूटीज आर लिंक्ड इन द, जो उनकी ड्यूटीज हैं उसको किससे लिंक किया गया है, बेलमेंट पे. अंडर द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट द बेलर रिटेन्स ओनरशिप, ठीक है जी, बेलर का ओनरशिप है बट उसको वो वापस भी करना है, ठीक है. सो आई होप आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि बेली कौन है, बेलर कौन है और बेलमेंट किसे कहते हैं, और इसके जो केस लॉज हैं उनको उनके तरीके से किस तरह से एक जजमेंट जो है वो क्लियर होती है, उसको किसके फेवर में होती है और उसके कैसे जजमेंट दी जाती है एक पूरे बेलमेंट के कंसेप्ट को लेकर के. अगर एक ने डिलीवर किए हैं गुड्स और दूसरे ने उसको पोजेशन लिया है तो उनके आपस में कैसे होता है उनका, तो उसका आपको एक आइडिया आया होगा. I hope you are able to understand everything, and do like and share, and please comment in the comment box so that it inspires me to make good videos for you. Thank you so much. Bye bye. Thanks for watching.